तो बच्चों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन मोशन हमारा खत्म हो गया है और 2 और 3 डायमेंशन स्टार्ट करने से पहले मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको वेक्टर्स आता है। तो अगर वेक्टर्स नहीं आता तो पहले आप वेक्टर्स के लेक्चर्स देखिए, क्योंकि बिना वेक्टर आए ये आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन 2 और 3 डायमेंशन। तो आप समझ गए होंगे, जैसे 2 डायमेंशन की बात करो, 3 डायमेंशन में एक और एक्सिस आ जाएगी, 2 डायमेंशन में 2 एक्सिस होंगी, है ना। ये तो हमें बात समझ में आती है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं 2 डायमेंशन के लिए बोलूं, तो ये बच्चों अगर आपका एक्स एक्सिस है तो ये आपका वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे क्योंकि 4 डायरेक्शन पॉसिबल है और भी ज्यादा पॉसिबल डायरेक्शन है, जैसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब इसके एंगल पे इंक्लाइन करें तो ऐसे इन्फिनाइट डायरेक्शन इस प्लेन पर, है ना। इसलिए हमें यहाँ पर अब वेक्टर का सहारा लेना पड़ेगा किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए। 1 डायमेंशन में ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि उसको एक ही एक्सिस होती थी, या तो राइट साइड जाएगा या लेफ्ट साइड जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो वो कहीं पे भी हो सकता है। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पी का 2 कोऑर्डिनेट्स पता है, एक्स और वाई, तो आप याद करो उसका पोजीशन बता सकते हो। अब यहाँ पे उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं ना। पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको जब मैंने आपको बेसिक काइनेमेटिक्स स्टार्ट की थी। तो अगर आपका ये आर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर बहुत आसानी से लिख सकते हो आप। ये हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट आई कैप बच्चों प्लस वाई कोऑर्डिनेट जे कैप। अच्छा, 3 डायमेंशन होता तो उसमें भी लिखना आता है भाई। 3 डायमेंशन में एक जेड कोऑर्डिनेट आ जाता ना, तो उसमें आप लिखते 3 डायमेंशन के लिए। 2 डायमेंशन के लिए आप ये लिखोगे, 2 एक्सिस रहेंगी तो एक्स और वाई रहेगा, और 3 डायमेंशन में आपका तीनों आ जाएंगे, एक्स वाई जेड, है ना। ये बात तो हमें समझ में आती है। तो ये वाई जे कैप और प्लस जो जेड है वो के कैप, है ना बच्चों। तो इस तरीके से आपका 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो आपको सीखनी चाहिए, जो समझनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। कई बार क्या है ना कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि आपका अगर पोजीशन वेक्टर सिर्फ अगर स्ट्रेट लाइन होती तो सिर्फ उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता, एक्स की डायरेक्शन में होता, तो पोजीशन वेक्टर आप लिख लेते, जैसे R1 आप लिख रहे हो आई कैप, है ना, मतलब 2 आई कैप लिख रहे हो, तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस में मोशन हो रहा है, पोजीशन एक्स एक्सिस में है केवल। तो ये 1 डायमेंशन मोशन बच्चे बोलते हैं ना। फिर जैसे कि आपको बोला जाए कि पोजीशन वेक्टर, अब मान लो ऐसा दिया गया बच्चों आपको आई कैप प्लस 2 जे कैप, तो इसमें 2 एक्सिस है, तो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ये 2 डायमेंशन मोशन। वैसे R3 वेक्टर है, तो R3 वेक्टर में क्या है कि अगर मान लीजिए कि ऐसा दिया गया आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, तो बच्चे सोचते हैं कि ये 3 डायमेंशन मोशन है। लेकिन ये जो आप सोच रहे हो कि ये 1 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन, ये 3 डायमेंशन, तो ये सोच गलत है। ऐसा नहीं है, ये तीनों ही एक्चुअली 1 डायमेंशन है। ये जो आप सोच रहे हैं ये गलत है, ये एक्चुअली में तीनों ही 1 डायमेंशन है। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखो, अगर आप R2 वेक्टर को देखें, R1 वेक्टर तो 1 डायमेंशन है, ये समझ में आता है हमें, लेकिन R2 वेक्टर को देखें तो ये दोनों क्वांटिटीज फिक्स हैं, 1, 2। तो ये जो पोजीशन होगी ये एक स्ट्रेट लाइन में ही है। अब वो एक्स एक्सिस की स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो कैसी स्ट्रेट लाइन है? इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है तो, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन, तो ये तो स्ट्रेट लाइन का ही मोशन है अल्टीमेटली। तो ऐसा सोचना कि ये 2 डायमेंशन है तो ये आप गड़बड़ कर रहे हो। ये स्ट्रेट लाइन तो कैसे भी हो सकती ना, ये एक्स एक्सिस के अलोंग भी हो सकती है। जब आपने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा था तो वो वाई एक्सिस के अलोंग भी थी, और ये इंक्लाइंड भी हो सकती है तो स्ट्रेट लाइन। जैसी R3 वेक्टर है, तो वहां पर जब आप देख रहे हो तो यहाँ पे 1, 2, 3 वाले पॉइंट से पोजीशन वेक्टर, तो ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन में ही है। ये स्ट्रेट लाइन मोशन थोड़ा ना चेंज हो रहा है, ये तो फिक्स क्वांटिटीज है। जब बच्चों टाइम के साथ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, जैसे मान के चलिए कि आपका 2 डायमेंशन मोशन है, तो उसमें जो पोजीशन वेक्टर एक्चुअल में 2D इसको बोलोगे आप, है ना। तो ये आपको देख के समझ में आना चाहिए कि वो बेसिकली आपको 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन जैसा लग रहा है, लेकिन वो 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन है नहीं, क्योंकि वो अभी भी स्ट्रेट लाइन पर है ना। तो इस पॉइंट को आप समझें। लेकिन जैसे मैं आर वेक्टर आपको ऐसा देता हूं, है ना, तो फिर आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। कि जैसे मान लीजिए कि आपको बोला गया भाई
कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है लेट्स सपोज 2t आई कैप और प्लस टी स्क्वायर जे कैप। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, तो अगर आप इसकी ट्रेजेक्ट्री बनाएंगे तो यहाँ पे देखो टाइम के हिसाब से ये चेंज हो रहा है, तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट अब टाइम के साथ चेंज हो रहा है। यहाँ पे फिक्स थे एक्स वाई जेड सब, इसलिए वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक्स लिखोगे तो ये 2t है, और अगर वाई लिखोगे तो वो टी स्क्वायर है। अब आप सोचो कि एक्स और वाई में रिलेशन देखो तो आपको ट्रेजेक्ट्री मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा, देखो आप यहाँ से t की वैल्यू, t को एलिमिनेट करो जरा दोनों में से, तो t हो जाएगा x/2। तो t की वैल्यू अगर आप y में रखोगे यहाँ पर x/2, तो y और x में रिलेशन मिलेगा। जो जो y और x में रिलेशन होता है वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहलाता है ना, कि कैसा पाथ है पार्टिकल का, ये वो बताएगा। तो ये x²/4 हो जाएगा, है ना। तो ये जो y और x में रिलेशन होता है बच्चों, ये बात समझेंगे आप, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, क्योंकि ये पाथ बताएगा कि पार्टिकल उस 2 डायमेंशन मोशन में कैसे चल रहा है। एक्स और वाई में रिलेशन मिलेगा आपको, तो इसको फिजिक्स में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। तो कभी भी आपसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पूछी जाएगी तो आप वाई और एक्स में रिलेशन निकालोगे, जैसे मैंने यहां निकाला टी को एलिमिनेट करके या कोई दूसरे तरीके से। कुल मिला के आपको रिलेशन निकालना है। अब देखो ये रिलेशन निकला है तो आप पता कर पा रहे हो, हमने ग्राफ्स पढ़ चुके हैं बच्चों, ये कैसी ट्रेजेक्ट्री है, पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है, आप खुद सोचो। पार्टिकल क्या आप बोल सकते हो आपकी एक्स एक्सिस में आपका पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, आप बोल सकते हो कि आप नहीं। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ये x की मैक्सिमम पावर 2 है और y की मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये तो पैराबोला है बच्चों, पैराबोला। तो यहाँ पर जो y की मैक्सिमम पावर 1 है तो वो पैराबोला बनेगा, तो स्माइलिंग फेस पैराबोला है। अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए बनाए तो ये ट्रेजेक्ट्री है, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसलिए ये जो इक्वेशन है ये 2 डायमेंशनल मोशन है, इसलिए टाइम के साथ आपकी पोजीशंस चेंज होनी चाहिए, तभी वो 2 डायमेंशनल मोशन बनेगी। मतलब कोई कर्व बनना चाहिए, स्ट्रेट लाइन नहीं बनना चाहिए। अगर वो स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो 1 डायमेंशन ही है, वो स्ट्रेट लाइन चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आपका टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रहा है और कर्व में चल रहा है पार्टिकल, तो फिर वो 2 डायमेंशन मोशन है। ये 2D डायमेंशन, 2 डायमेंशन। कोई ऐसा पार्टिकल चल रहा है इस पेपर के प्लेन में तो ये 2 डायमेंशन है बच्चों, ऐसे चल रहा है तो ये 2 डायमेंशन है, मतलब उसका कर्वेचर चेंज होना चाहिए, तब वो 2 डायमेंशन में कहलाएगा। अच्छा 3 डायमेंशंस की बात करें तो कोई पार्टिकल ऐसे चल रहा है तो ये तो 2 डायमेंशन है, लेकिन फिर वो ऊपर हवा में भी आ जाए, जेड एक्सिस में भी आ जाए, तो ऐसे ऊपर गया फिर यहाँ नीचे पहुंच गया, फिर ऐसे ऊपर आया फिर यहाँ पहुंच गया, तो ये 3D है, मतलब तीनों एक्सिस का यूज कर रहा है वो। तो उसमें यहाँ पे वेरिएबल होंगे, एक्स वाई जेड भी लगातार चेंज होगा, ऐसा फिक्स नहीं होगा। अगर ये फिक्स है तो फिर ये स्ट्रेट लाइन है। आई होप आप समझ में आ रहा होगा। जैसे कि 3 डायमेंशन मोशन के मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे आपका एरोप्लेन है, एरोप्लेन किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है ना, तो वो 3 डायमेंशन मोशन है। बर्ड है, बर्ड भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, तो ये आपका कौन सा बर्ड का मोशन कैसा मोशन हो जाएगा, 3 डायमेंशनल मोशन है। और जैसे 2 डायमेंशन की बात करूं तो एक पार्टिकल ऐसे सर्कल कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूसीएम, तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है। आपने मान लीजिए कि ये ग्राउंड है बच्चों, और यहाँ पे पार्टिकल को किसी एंगल पे फेंक दिया, अब ना आप वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हो, किसी एंगल पे भी फेंक सकते हो ना, तो ये ऐसे कर्व पाथ लेता हुआ आएगा, तो ये 2 डायमेंशन मोशन है। तो ये सब एग्जांपल्स हैं। तो इसमें लगातार कोई ना कोई एक्सिस जरूर टाइम के साथ चेंज हो रही होगी, तभी ऐसा होगा। अगर फिक्स है तो वो 1 डायमेंशन ही मोशन रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहली बात तो आपको इक्वेशन देखकर, ट्रेजेक्ट्री देखकर समझ में आना चाहिए कि कौन सा 1 डायमेंशनल मोशन है और कौन सा 2 डायमेंशनल और कौन सा 3 डायमेंशन है। तो तीनों एक्सिस जब टाइम के साथ चेंज होती है तो 3 डायमेंशन है, दोनों एक्सिस जब टाइम के साथ चेंज होती है तो 2 डायमेंशन है, और एक एक्सिस चल रही है तो वो तो 1 डायमेंशन। लेकिन अगर दोनों एक्सिस में फिक्स है, तीनों एक्सिस में फिक्स है, तो वो स्ट्रेट लाइन ही रिप्रेजेंट करता है, तो 1D ही कहलाएगा, है ना। तो इसमें मिसकंसेप्शन नहीं रखना है आपको, है ना। तो आई होप आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा कि किसी भी पार्टिकल का 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन पोजीशन वेक्टर कैसा दिखाई देता हो, उनके कोऑर्डिनेट्स लगातार चेंज हो रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको डिफरेंस बताया कि 2 डायमेंशन 3 डायमेंशंस में भले ही आई जे के कैप हो, लेकिन वो जरूरी नहीं 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन हो, है ना। उसका कैसे पहचानते हैं वो मैंने आपको बताया। अब जैसे पार्टिकल मान लीजिए 2 डायमेंशन में है या 3 डायमेंशन, क्योंकि यहाँ पे 3 डायमेंशन बना नहीं सकते क्योंकि हम पेपर के प्लेन में ही चीजों को बना रहे हैं, इसलिए 2 डायमेंशन से आप समझे। जैसे कोई भी पार्टिकल है वो इस टाइप के कर्व में चल रहा है मान लीजिए, है ना,
इस टाइप के कर्व में चल रहा है ये ऐसे। तो क्योंकि इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लगातार चेंज हो रहे हैं, उनमें कुछ रिलेशन होगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आएगी, तो ये आपका कैसा मोशन हो जाएगा, 2D। अब चाहे 2D मोशन हो 3D मोशन हो, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस ए पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताइए, तो किसी भी ट्रेजेक्ट्री में जब 2 डायमेंशन हो या 3 डायमेंशन हो, ट्रेजेक्ट्री में किसी भी पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन पूछी जाए तो आपको टेंजेंट बनाना चाहिए। तो यहां पे अगर आप टेंजेंट बनाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अगर आपको यहाँ बी पॉइंट पे पूछता कि वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे क्या है, तो आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो। आपसे अगर यहाँ पे सी पे पूछता तो आप सी पे टेंजेंट ड्रॉ करो। तो ये बच्चों आपकी वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन होती है ना। तो हमेशा याद रखेंगे किसी भी 2 डायमेंशनल मोशन में, जैसे अगर पार्टिकल मान लो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो अगर आपको इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए, मान लो वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो इसमें यहाँ टेंजेंट खींचोगे तो ये V1 है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे खींचोगे तो ये V2 हो गया है ना। तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो किसी भी डायरेक्शन के लिए आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो 2 डायमेंशन मोशन या 3 डायमेंशन मोशन में किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होती है उस ट्रेजेक्ट्री से टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है ना, डायरेक्शन ऑफ मोशन को। तो इस बात को आप यहाँ पे लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है ना, याद रखेंगे इसको। the direction of velocity at a point on trajectory is given by the tangent drawn at that point, into or 3 dimensions। 3 डायमेंशनल मोशन है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर होगा कि क्या कहना चाहते हैं। ठीक, उसके बाद देखो बाकी चीजें भी हम निकालते हैं जल्दी जल्दी। जैसे आपके पास किसी भी 3 डायमेंशन को लेके चलते हैं, तो अगर 2 डायमेंशन है तो एक एक्सिस नहीं होगी, 3 डायमेंशन है तो तीनों है, तो हम 3 से 3 डायमेंशन को करते हैं तो 2 डायमेंशन भी अपने आप उसमें कवर हो जाता है। जैसे आपसे बोला जाए कि पोजीशन वेक्टर, फर्स्ट पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इन 3D। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल 3D अगर उसके कोऑर्डिनेट्स पता है x, y, z, और ये टाइम के साथ लगातार चेंज हो रहे हैं या किसी भी चेंज होने चाहिए किसी भी हिसाब से, तो फिर वो 3 डायमेंशनल पार्टिकल 3 डायमेंशन मोशन कर रहा है। तो उसमें पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका क्या है बच्चों, आर वेक्टर, ये मैंने आपको अभी बताया हुआ है। x कोऑर्डिनेट i कैप प्लस y कोऑर्डिनेट j कैप प्लस z कोऑर्डिनेट k कैप, है ना। तो ये आपको पता है। तो इस तरीके से हम पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं किसी भी पार्टिकल की 3 डायमेंशन। अब आपको मान लो कि पोजीशन वेक्टर दिया है और आपको वेलोसिटी वेक्टर चाहिए 3 डायमेंशन में, और 2 डायमेंशन होता तो z नहीं होता, बस ये अंतर आता है, बाकी कुछ भी नहीं। इसलिए मैं 2 डायमेंशन को अलग से नहीं बता रहा हूँ, वो इसी में कवर अप हो जाएगा। तो सेकंड अगर मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी इन 3D, तो वेलोसिटी क्या होगा बच्चों 3 डायमेंशन में, तो आप जानते हो वेलोसिटी वेक्टर कैन बी रिटन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dr/dt आप डिफरेंशिएट करो, तो भाई यहाँ पे अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो d/dt x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो आप यहां से अगर देखेंगे तो हो क्या रहा है, वेलोसिटी वेक्टर कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा dx/dt i कैप प्लस dy/dt j कैप और प्लस dz/dt k कैप। अब आप ध्यान से देखो तो ये dx/dt है क्या एक्चुअली में, ये x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है जो i कैप के साथ आ रहा है,
प्लस ये y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है जो j कैप के साथ आ रहा है, प्लस z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है जो k कैप आ। तो आप वेलोसिटी वेक्टर 3 डायमेंशन में ऐसे लिखेंगे, 2 होता तो ये k कैप वाला नहीं आता। तो यहां से देखो एक चीज और आपको समझ में आ रही होगी कि वेलोसिटी वेक्टर का x कंपोनेंट जो है वो dx by dt है, और वेलोसिटी वेक्टर का जो y कंपोनेंट है वो dy by dt है, और वेलोसिटी वेक्टर का जो z कंपोनेंट है वो dz by dt है। अच्छा, इसमें एक खास बात अगर आप नोटिस करो तो ये तो यार वही चीजें हैं जो हम वन डायमेंशन में पढ़ रहे थे, dx by dt, वहां सिर्फ x था ना। तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, देखो बच्चों यहाँ से एक और सजेशन आता है कि 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन उस बच्चे को पढ़ने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी जिसका वन डायमेंशनल मोशन बड़ा स्ट्रांग होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो अगर आप इससे कंपेयर करो तो ये समझ में आ रहा है कि मैं वन डायमेंशन का एनालिसिस कर लूं एक्स में अलग तरीके से, फिर मैं वाई के लिए वन डायमेंशन मोशन लगा लूं अलग तरीके से, और फिर जेड में मैं आपका वन डायमेंशन मोशन लगा लूं अलग करके, और फिर इन तीनों को जोड़ दूं आई कैप जे कैप जे के कैप, तो ये 3 डायमेंशन मोशन बन गया। वैसे अगर 2 डायमेंशन होता तो एक्स एक्सिस में वन डायमेंशन लगा लेता, वाई एक्सिस में वन डायमेंशन लगा लेता और दोनों को जोड़ देता तो 2 डायमेंशनल मोशन मिल जाता। यानी कि 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशनल मोशन को स्टडी करने के लिए कोई नई चीज करने की जरूरत नहीं है आपको, आप वन डायमेंशन मोशन की ही एनालिसिस करो, एक्स में अलग, वाई में अलग, जेड में अलग, और तीनों को कंबाइन कर दो तो वो 3 डायमेंशन मोशन मिल जाएगा। अगर 2 होते तो दोनों को कंबाइन कर दो तो 2 डायमेंशन मोशन होगा। मतलब यहाँ पर ये चीज अब हम अप्लाई करेंगे आगे चलकर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम एक्स एक्सिस में अलग वन डायमेंशन लगाएंगे, वाई एक्सिस में अलग वन डायमेंशन लगाएंगे, और दोनों को मिक्स कर देंगे तो हमें 2 डायमेंशनल मोशन मिल जाएगा। अगर 3 है तो जेड में भी वन डायमेंशनल मोशन लगा लो, फिर तीनों को जोड़ दो तो आपको ओवरऑल क्या मिल जाएगा बच्चों, 3 डायमेंशनल मोशन का एनालिसिस, है ना। तो आई होप आपको ये पॉइंट तो क्लियरली समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अब हम यही यूज करने वाले हैं। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा बच्चों को कि अगर आपका वन डायमेंशन मोशन जिस बच्चे का अच्छा होगा, इसलिए मैंने बहुत टाइम लिया आपको वन डायमेंशन मोशन सिखाने के लिए, उससे तो ऑटोमेटिकली 2 और 3 डायमेंशन मोशन बन जाएगा, है ना। उसमें कोई ज्यादा परेशानी उसको आने वाली नहीं है। तो आई होप आपको बच्चों ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। तो जल्दी से लिखो फिर आगे। तो बच्चों हमने पोजीशन वेक्टर की बात कर ली, वेलोसिटी वेक्टर की बात कर ली, और 3 डायमेंशन या 2 डायमेंशन में आप एक्सेलरेशन की भी बात कर लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पे आप देखें 3 डायमेंशनल मोशन, थर्ड जो पॉइंट है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इन 3D। तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होता है बच्चों, उसकी भी डेफिनेशन आप जानते हो, अच्छे से पढ़ चुके हैं हम, dv वेक्टर बाई dt वेक्टर। और आपको पता ही है अभी हमने v वेक्टर लिखा हुआ था, तो ये हो जाएगा x कंपोनेंट i कैप प्लस y कंपोनेंट j कैप प्लस z कंपोनेंट v z k कैप, है ना बच्चों। और अगर इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको एक्सेलरेशन वेक्टर मिलेगा, ये मिलेगा dvx बाई dt प्लस dvy बाई dt प्लस dvz बाई dt इंटू के कैप, है ना। और ये जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है तो इसको बड़े ही आसानी से आप लिख सकते हो, x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन आई कैप प्लस y कंपोनेंट ऑफ j कैप प्लस z कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन k कैप। तो ये एक्सेलरेशन आपका थ्रू 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में हो गया, 2 डायमेंशन में होगा तो j कैप तक आएगा, k कैप नहीं आएगा आपका, है ना। और यहाँ पे देखो तो ax की वैल्यू क्या मिली बच्चों, तो dvx बाई dt, ये वैसे ही है जैसे वन डायमेंशन में आपने पढ़ा, या फिर vx को लिख सकते हो dx बाई dt, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर, है ना। तो वही सब फॉर्मूले आपने पहले ही पढ़े वन डायमेंशन। y एक्सिस का एक्सेलरेशन आप लिख सकते हो dvy बाई dt, और यहाँ पे लिख सकते हो d2y बाई dt स्क्वायर, और az भी आप लिख सकते हो बड़ी आसानी से dvz बाई dt या फिर डी स्क्वायर जेड बाई डी टी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे भी वही बात प्रूफ हो रही है कि अगर आप वन डायमेंशन का एक्स का अलग एनालिसिस कर लें, वाई का अलग कर लें, जेड का अलग कर लें, तीनों को कंबाइन कर लें तो 3 डायमेंशन मोशन, या 2 होते तो 2 डायमेंशनल मोशन आपको आसानी से मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट मतलब ये है, कहने का मतलब कि
टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन मोशन को एनालाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो आपने वन डायमेंशनल मोशन सीखा है उसको अप्लाई करो, एक्स एक्सिस के लिए अलग अप्लाई करो, वाई एक्सिस के लिए अलग अप्लाई करो, जेड के लिए अलग अप्लाई करो, और तीनों को बाद में मर्ज कर दो तो वो टू डायमेंशनल हो जाएगा या थ्री डायमेंशनल मोशन आपको मिल जाएगा, है ना। तो आई होप बच्चों आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। तो इस पे से हम कुछ अब सवाल करेंगे। देखो बच्चों, एक चीज और मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे अभी आपने वेलोसिटी वेक्टर देखा था, है ना। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या था, किसी भी इंस्टेंट पर आपका एक्स कॉम्पोनेंट आई कैप प्लस वाई कॉम्पोनेंट जे कैप प्लस जेड कॉम्पोनेंट के कैप। अब अगर आपको याद हो तो वन डायमेंशनल मोशन में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो यही इंस्टेंटेनियस स्पीड भी होता है। मैंने आपको बताया था कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी एक जैसी नहीं होंगी। मतलब ये आप नहीं कह सकते हो कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा किसके बराबर होगा बच्चों, एवरेज स्पीड के। लेकिन एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड जो होता है बच्चों, वो हमेशा किसके बराबर होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पर, किसी भी इंस्टेंट पर स्पीड पूछा गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछा जा रहा है ना बच्चों, v, तो आप उसको बहुत आसानी से निकाल सकते हो। जो वेलोसिटी है उसका ही मैग्नीट्यूड ले लो किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी टी टाइम पर, तो आपको मिल जाएगा। तो अब आपको पता है वेक्टर में आपने सीखा है, अगर मुझे वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है या किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसका आंसर क्या होता है बच्चे, उसका रिजल्ट क्या होता है, रूट ओवर एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, है ना। तो ये भी याद रखेंगे आप, है ना, क्योंकि कई बार आपको स्पीड पूछी जाएगी यहाँ पर इंस्टेंट पर किसी, तो वहां पे निकालने का तरीका है कि उस इंस्टेंट पे आप वेलोसिटी वेक्टर निकाल लो और उसका मैग्नीट्यूड ले लो। तो जो वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो बच्चों मैग्नीट्यूड होगा वही क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगा, है ना। तो ये भी आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगा, है ना। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी बच्चों क्लियर होगा। ठीक, अब जैसे इसमें अगर हम अब क्वेश्चंस करें तो लेट सपोज कि आपको ये क्वेश्चन दिया गया इस तरीके से कि भाई आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इन टू डायमेंशन मोशन दिया गया है 2t आई कैप प्लस ये 3t क्यूब जे कैप, है ना। तो आपको इसमें कुछ चीजें बतानी है। तो इसमें आपको बताना है बच्चों कि आपका वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, है ना। और सेकंड आपको बताना है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी बच्चों एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ये आपको बताना है। और आपको तीसरी चीज इसमें एक्सेलरेशन वेक्टर बताना, है ना। तो देखिए बच्चों, इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो हम निकाल लेते हैं। तो अगर आपको आर वेक्टर दिया है और ये निकालने को बोला गया है तो वेलोसिटी वेक्टर तो आसानी से निकाल सकते हो आप। वेलोसिटी वेक्टर क्या है, डी आर वेक्टर बाई डी टी वेक्टर, सॉरी डी टी। तो यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 2t, तो ये t डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t तो यहाँ पे 2 बचेगा, आई कैप प्लस 3 बाहर आएगा तो 3 इंटू 3 9t स्क्वायर जे कैप, है ना। तो ये आपका वेलोसिटी वेक्टर आ गया, ये पहला फॉर्मेट आ गया। दूसरा आपको स्पीड चाहिए 2 सेकंड पर, तो पहले वेलोसिटी वेक्टर निकालो t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर, क्योंकि उसी का मैग्नीट्यूड स्पीड होगा एट 2 सेकंड। तो वेलोसिटी वेक्टर होगा, टाइम की जगह 2 डाल दो बच्चों, तो 2 आई कैप 9 इंटू, तो ये 36 जे कैप हो जाएगा, है ना। और लेकिन हमें ये नहीं चाहिए था, हमें तो स्पीड चाहिए। तो स्पीड आप जानते हो कि वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। जब 2 सेकंड पे चाहिए तो उसके मैग्नीट्यूड का 2 सेकंड पे, तो ये इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे बच्चों, इसका एक्स कॉम्पोनेंट 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर तो 36 का स्क्वायर, है ना बच्चों। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पर 4 प्लस 36 का स्क्वायर मेरे ख्याल से 1296 होता है। उसके बाद रूट, तो ये 1300, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर ये आ गया। तो ये मीटर पर सेकंड है स्पीड एट 2 सेकंड्स, है ना। और फिर थर्ड क्वेश्चन जो आपसे पूछ, तो थर्ड आपसे क्वेश्चन पूछा गया एक्सेलरेशन वेक्टर। तो आप जानते हो डीवी वेक्टर बाई dt कर दो,
तो जो ये आपने डिफरेंशिएट किया था इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। 2 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, और 9 2 बाहर आ जाएगा तो 9 इंटू 2 18t जे कैप, है ना। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो बड़े ही आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हो, मैंने पूरी प्रोसेस आपको बताई दी है ना। तो इसको जल्दी नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आपके पास वेलोसिटी वेक्टर दिया है आई कैप प्लस 2t जे कैप, तो आपसे ये बोला जा रहा है कि 2 सेकंड में वो पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। ये निकालने को बोला गया आपसे। तो अब निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि पोजीशन वेक्टर निकालेंगे सबसे पहले तो। और पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जो वेलोसिटी वेक्टर है वो क्या है बच्चों, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी वेक्टर। तो यहां से पोजीशन वेक्टर जो होगा डी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी वेक्टर इंटू डी टी वेक्टर, है ना। डी टी वेक्टर नहीं, अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करोगे तो आर वेक्टर मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे लिमिट के लिए इनिशियल कंडीशन दी हुई थी क्वेश्चन में, वैसे नहीं दी होती तो आप यही मान लेते कि एट टी इक्वल्स टू 0 जो आपका इनिशियल पोजीशन है वो बच्चों 0 हो गया, है ना। इनिशियल वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर वो 0 है, ऐसा मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नहीं भी दिया होता तो आप यही मानते चलते, ठीक है। तो आप लिमिट लगाओगे 0 से टाइम t, और इनिशियल वेक्टर 0 है, और ये फाइनल वेक्टर r वेक्टर हो गया, है ना बच्चों। अब आप इसको इंटीग्रेट करो तो आपका जो r वेक्टर है उसका क्या आ जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर जो है वो 0 से t आई कैप प्लस 2t जे कैप, और बच्चों यहाँ पे dt, है ना। अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि यहाँ पे 1 है तो dt का इंटीग्रेशन t होता है, तो r वेक्टर आ जाएगा आपका t आई कैप प्लस 2t, तो t का इंटीग्रेशन t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, टू 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 कैंसल, तो यहाँ पे बचेगा t स्क्वायर, है ना बच्चों, और t स्क्वायर जे कैप। अब हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए था, तो इनिशियल पोजीशन तो 0 है भाई, तो जो पोजीशन वेक्टर है 2 सेकंड में वही तो डिस्टेंस होगा ना बच्चों। तो निकालेंगे कैसे कि यही आपका, ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन था, तो यही आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो ये हो जाएगा कितना, टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। अब आप बोलोगे सर कि हम इसका 2 सेकंड पे मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा, है ना। तो पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लिया आपने 2 सेकंड पर, कितना, टी की जगह 2 डालो तो 2 आई कैप हो गया बच्चों, प्लस टी की जगह 2 डालो तो ये हो जाएगा 4 जे कैप, और फिर अगर आप इसका मैग्नीट्यूड ले लोगे तो ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा। और डिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चों इसका मैग्नीट्यूड लेने पर, रूट ओवर 2 का स्क्वायर, तो ये 4 प्लस, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 16, है ना। तो 4 प्लस 16 हो जाएगा रूट 20, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5, तो 4 से 2 बाहर रूट 5 मीटर, है ना। तो 2 रूट 5 मीटर इज योर आंसर। तो ये 2 सेकंड में आपका क्या आ गया बच्चों, डिस्टेंस आ गया। और जब आप क्वेश्चन करेंगे तो यही आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन में, और ये टिक करके आओगे, बट ये गलत हो जाएगा। ये गलत निकाला है आपने, ये डिस्टेंस नहीं निकाला है आपने, ये जो है ये आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला है। ध्यान से देखें, 2 सेकंड पे ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। अब ये क्यों गलत है, कैसे गलत है, ये मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। ध्यान से देखो, आप आपने जो किया है उसमें हुआ क्या है, ध्यान से देखें। पहले हम उस पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री देखें। तो कई बार बच्चे इस आंसर को सही मानते हैं, ये गलत है बच्चों, है ना। थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। और मैंने कई बार बोला है वन डायमेंशन में भी कि जब डिस्टेंस और स्पीड पूछी जाएगी तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा। वहां पे ऐसा नहीं है कि आप जो आंसर समझते हो वो होता है ना, गड़बड़ हो जाती है। और ये तो 2 डायमेंशनल मोशन है। अब देखो क्या गड़बड़ हुई है, आपसे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ये आंसर क्यों नहीं है डिस्टेंस का, है ना, ये गलत आंसर है, रॉन्ग आंसर। डिस्प्लेसमेंट का सही आंसर ये, बट डिस्टेंस का नहीं है ये। क्यों, कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। आप सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालें, उससे आपको समझ में आएगा कि क्या गड़बड़ हो रही है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मतलब वाई और एक्स में रिलेशन। तो मेरे पास जो पोजीशन वेक्टर है यहाँ पर वो है टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। तो यहाँ पे जो एक्स कंपोनेंट है वो है टी
और वाई कंपोनेंट है वो है टी स्क्वायर। मुझे एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के लिए। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो है वो आपकी हो जाएगी क्या भाई, पार्टिकल का जो मोशन है उसकी ट्रेजेक्टरी वो आपको पता चल जाएगा। आप यहाँ पे t की वैल्यू x है तो t की जगह डालो, तो y और x में रिलेशन होता है ना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो तो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो जो पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी है वो है कैसी बच्चों, ध्यान से देखो आप, ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस। तो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ये पैराबोला है और स्माइलिंग फेस पैराबोला है, y की मैक्सिमम पावर 1 है तो उसके अबाउट कर्व लेगा, मतलब ये इस तरीके से ये पार्टिकल ऐसे चल रहा है। और अगर आप इसको 2 सेकंड पे देखें तो 2 सेकंड पे इसकी पोजीशन क्या होगी, 2 सेकंड पे y जो है वो बच्चों उसका 2 सेकंड पे, तो यहां पे हम लिख सकते हैं एट 2 सेकंड्स जो पार्टिकल का x है वो है 2 और पार्टिकल का y है वो है 2 का स्क्वायर मतलब 4। अब आप ध्यान से देखो तो जीरो पर पोजीशन जीरो थी इसकी, x और y दोनों कोऑर्डिनेट जीरो थे, तो ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये t इक्वल्स टू जीरो पर। और यहां कहीं पर t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर उसका x कंपोनेंट है वो 2 है और y का कंपोनेंट बच्चों 4 है। देखो ध्यान से, अब आप खुद सोचो कि इसका ये वाला x में 2 है और ये वाला पॉइंट y में कितना है बच्चों, 4 है। तो इसका जब आप ये हाइपोटेनिस निकालोगे, ये स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट, तो ये आएगा 2√5 रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 2√5 आपने ये निकाला है इनिशियल से 0 सेकंड से 2 सेकंड के बीच की स्ट्रेट लाइन। तो ये है क्या एक्चुअली में, ये भाई डिस्प्लेसमेंट है नॉट डिस्टेंस। डिस्टेंस तो ये ट्रेजेक्टरी बता रहा है, इसमें डिस्टेंस क्या है बच्चों, जो ये ब्लू कलर से चल रहा है, ब्लू कलर की लाइन में चल रहा है, ये इसका डिस्टेंस है, ना कि ये रेड कलर का जो 2√5 है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों गलत है वो, ये पूरी एनालिसिस आनी चाहिए ढंग से, ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं है, टफ क्वेश्चन माने जाते हैं। तो ये ट्रेजेक्टरी वाली डिस्टेंस निकालनी है क्योंकि उसने डिस्टेंस निकालने को बोला है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने को नहीं बोला है। आपने डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या किया कि यहाँ पे जब आपने v वेक्टर डॉट ds dt वेक्टर किया तो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर लिखा, तो वेलोसिटी वेक्टर का जब इंटीग्रेशन करते हो तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलता है नॉट डिस्टेंस। तो आपने जो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया बच्चों, तो जब आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तब आप वेलोसिटी वेक्टर का इंटीग्रेशन करते हो विद रिस्पेक्ट टू t, ये बात याद रखेंगे। तो आप वेलोसिटी वेक्टर का जब इंटीग्रेशन करते हो तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है नॉट डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट मिलेगा आपको। समझ में आ रही है बात मेरी। उसके बाद अगर आपको डिस्टेंस वेक्टर निकालना है तो क्या करना चाहिए, तो डिस्टेंस वेक्टर के लिए आप किसी भी अगर छोटा सा पाथ लें तो वहां पे वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें तो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलेगी, और आप ऐसे इंस्टेंटेनियस स्पीड को जोड़ते जाए जोड़ते जाए जोड़ते जाए इनफिनाइट टाइम्स, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। तो आपको यहां पर एक्चुअली में जब डिस्टेंस निकालना है तो आपको क्या लिखना चाहिए, वेलोसिटी वेक्टर लिखना चाहिए कि वेलोसिटी वेक्टर की इंस्टेंटेनियस स्पीड। आप किसी भी पॉइंट पे अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते हैं v, जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर होता है उस टाइम पर, उसको dt करोगे तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds आएगा, और ऐसे बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट्स को आप ऐड करोगे तो छोटा सा डिस्टेंस ds आएगा, और ऐसे बहुत सारे इन्फिनाइट इस कर्व में जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए आपको इंटीग्रेशन करना चाहिए 0 से t, किसका, वेलोसिटी वेक्टर का कि वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, स्पीड का, इंस्टेंटेनियस स्पीड का। तो बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड का, यानी जब भी आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप वेलोसिटी वेक्टर का वो नहीं करोगे, आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड है, उसका इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू, तो आपको क्या मिलेगा भाई, डिस्टेंस। ये तो जब आपको यहाँ पे डिस्टेंस निकालना, ये ब्लू कलर की लेंथ निकालनी है, तो आपको करना क्या था कि आप सबसे पहले वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, आप खुद सोचो, अगर निकालोगे किसी भी इंस्टेंट पर
किसी भी टी टाइम पर इंस्टेंट पर, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका y जो कंपोनेंट है वो है 2t, तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर। तो अगर आपको इस सवाल में डिस्टेंस निकालना था तो डिस्टेंस का जो करेक्ट आंसर था बच्चों, ध्यान रखना इस बात का, ये गलत आंसर था। तो डिस्टेंस का आपको जो आंसर देना चाहिए वो देना चाहिए इंटीग्रल ये, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4t स्क्वायर की पावर 1/2 रूट है ना इंटू डी टी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 2 सेकंड के लिए 0 से 2, तो आपको फिर 2 सेकंड में डिस्टेंस मिलेगा। तो आपने यहाँ पे ये सीखा, मैंने पूरी एनालिसिस करके बताया एक्चुअली में, तो आपको शायद फील आया होगा कि ये क्यों गलत आंसर है। तो कभी भी डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तो वेलोसिटी वेक्टर का इंटीग्रेशन करते हैं, और अगर आपको डिस्टेंस निकालने को बोला जाए तो हमेशा याद रखना बच्चों, स्पीड का इंटीग्रेशन करना है, नॉट इंस्टेंटेनियस स्पीड का, नॉट वेलोसिटी वेक्टर का, है ना। तो ये बात ध्यान में रखना। अच्छा, अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना चाहो तो आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा टफ इंटीग्रेशन है, हमारे फिजिक्स में ऐसा इंटीग्रेशन नहीं आता है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है। तो इसको सॉल्व करने की कोई ऐसी खास जरूरत है नहीं। बाद में सर अब जब आपको मैथ्स में इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे तो मैथ्स वाले बच्चे कर पाएंगे, बायो वालों को चिंता करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारे फिजिक्स में ऐसे इंटीग्रेशन नहीं आते, है ना। तो इसको करने की कोई जरूरत नहीं है सॉल्व। आपको सिर्फ मैं प्रोसेस समझा रहा था, तो आपको शायद ये प्रोसेस समझ में आई होगी कि चल क्या रहा है, डिस्टेंस कैसे निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है, वेलोसिटी वेक्टर कैसे निकालना है, एक्सेलरेशन वेक्टर कैसे निकालना है। और जब डिस्टेंस पूछा जाता है तो थोड़ा सा सवाल में टफ होगा ही होगा, डिस्प्लेसमेंट आसान होता है निकालना कंपैरेटिवली टू डिस्टेंस, है ना बच्चों, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। तो आई होप आपको ये सारा पॉइंट्स क्लियर होंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो आपका पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है वो इस तरीके से दिया है, 5 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2t आई कैप प्लस 5 साइन 2t जे कैप, और आपसे बोला गया कि 10 सेकंड में पार्टिकल का डिस्टेंस बताइए। तो मैंने अभी आपको बताया डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है कि स्पीड निकालनी पड़ी। तो उसके लिए पहले आपको वेलोसिटी वेक्टर चाहिए किसी भी टी टाइम पर। तो वेलोसिटी वेक्टर पोजीशन वेक्टर से कैसे निकालते हैं वो आपको पता है। वेलोसिटी वेक्टर कैन बी गिवन एज dr वेक्टर बाई dt वेक्टर। तो इसको आप सॉल्व करो, इसका डिफरेंशिएशन करें तो 5 तो बाहर आ जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन बच्चों 0 हो जाएगा, माइनस कॉस 2t, तो कॉस t होता तो उसका डिफरेंशिएशन होता माइनस साइन t, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2t है तो चेन रूल है, तो 2t का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई, तो 2t का डिफरेंशिएशन होता है 2, तो 2 बाहर मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 10 साइन 2t आएगा आई कैप, है ना। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि मैं कैसे वेलोसिटी वेक्टर लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद ये वाला जब आप सॉल्व करोगे तो साइन टी का 5 तो कॉमन आ जाएगा, साइन 2t का होगा कॉस 2t, बट 2t t की जगह 2t है तो इसका चेन रूल डिफरेंशिएशन, तो 2 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 प्लस 5 इंटू 2 यहाँ भी 10 आएगा, और साइन का कॉस 2t हो जाएगा, और ये जे कैप। तो ये वेलोसिटी वेक्टर निकाल लिया, डिफरेंशिएशन किया है। आई होप आपको डिफरेंशिएशन आता है ना। उसके बाद फिर आपको डिस्टेंस निकालना है बच्चों, है ना, डिस्टेंस इन 10 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस निकालने का तरीका मैंने आपको बताया कि स्पीड निकालें, इंस्टेंटेनियस स्पीड 0 टू 10 सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, तो इसका आपको रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये 100 साइन स्क्वायर 2t प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो ये भी 100 कॉस स्क्वायर 2t। तो यहां से आप ध्यान से देखोगे तो 100 बाहर ले लो तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर 2t और प्लस कॉस स्क्वायर 2t। तो आप ध्यान से देखो तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो रूट 100 मतलब 10 मीटर पर सेकंड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गया 10 मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप यहाँ पे अप्लाई करो भाई, इंटीग्रेशन 10 इंटू डी टी और 0 से 10, है ना। तो 10 तो बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन डी टी आएगा 0 से 10, तो इंटीग्रेशन डी टी टी हो जाएगा, तो 10 इंटू 10 माइनस 0 तो 10। तो डिस्टेंस जो आया 10 सेकंड में इस केस में वो आ जाएगा बच्चों 100 मीटर्स। तो दिस इज अवर आंसर, है ना। यहाँ पे ये
मीटर्स में दिया था पोजीशन वेक्टर, तो आंसर जो है आपका मीटर्स में आएगा। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर होगा कि हमने डिस्टेंस कैसे निकाला है ना। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर इसमें पूछना चाहता हो तो सेकंड क्वेश्चन ये पूछ लेता, उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपसे बोला जाएगा कि फाइंड द ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना है बच्चों, है ना। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री या ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल, आप पता है किसके किसके बीच में रिलेशन होता है, एक्स और वाई में। तो आपको पता है कि पोजीशन वेक्टर से ही हम ये आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्स और वाई जो है वो पोजीशन वेक्टर के फॉर्मूले में मिलता है। तो यहां से अगर आप पोजीशन वेक्टर निकालोगे तो ये है, मतलब पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाता है बच्चों, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो पोजीशन वेक्टर हमें दिया ही गया है क्वेश्चन में, तो वहां पे एक्स की जगह जो है वो एक्स का फंक्शन हो गया। तो एक्स इज इक्वल्स टू, ये अब आपका हो जाएगा। तो बच्चों इसको ऐसा करो, ब्रैकेट ओपन करके लिख लो। तो ये 5 माइनस 5 कॉस 2t है ना। और वहीं पर अगर आप देखें तो y की जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 5 साइन 2t। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। और ये x को, क्योंकि हमें t एलिमिनेट करना है, तो अब यहाँ पे डायरेक्ट एलिमिनेशन नहीं कर सकते जैसे हमने पहले किया है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा वो मैं बताता हूँ। इस 5 को आप यहाँ ले आओ, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5 कॉस 2t। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इसमें एलिमिनेट करने के लिए मेरे को एक साइड साइन और कॉस दिख रहा है, तो मैं स्क्वायरिंग कर लूंगा और एडिंग कर दूंगा, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखते हैं। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी उसका स्क्वायर करो प्लस सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर करो और दोनों को ऐड करो। तो इसका एलएचएस का स्क्वायर हो जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसके एलएचएस का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस 5 का होल स्क्वायर तो ये 25 आएगा बच्चों, और माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है, और कॉस स्क्वायर 2t। अच्छा ये भी जो है आपका 5 का स्क्वायर 25 और साइन स्क्वायर 2t। तो ऐसे देखने पर मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये x माइनस 5 का होल स्क्वायर है प्लस y का स्क्वायर है, और 25 आपका बाहर आ गया, अंदर बचेगा cos स्क्वायर 2t प्लस साइन स्क्वायर 2t। तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों 1 होता है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो मिल रही है देखो, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो यार ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसकी भाई, सर्कल की। मैंने आपको बेसिक ग्राफ्स में बताया था कि जब दोनों की मैक्सिमम पावर 2 हो तो सर्कल बनता है, अगर इस टाइप की इक्वेशन है। याद करो ये इक्वेशन इस टाइप की है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था ये रेडियस होता है, और h कॉमा के जो होता है वो क्या होता है बच्चों, आपका सेंटर होता है। तो यहाँ पे अगर मैं सर्कल की बात करूं, ये सर्कल की ट्रेजेक्ट्री है, मतलब ये जो पार्टिकल है ये सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री में काम कर रहा है, जिसका सेंटर h कॉमा के है। तो यहाँ पे h और k को वो करेंगे कंपेयर, तो h की जगह 5 है, कॉमा k की जगह 0 है, तो 5 कॉमा 0 है। और रेडियस की बात करें तो ये 5 मीटर है। यानी कि आपका जो पार्टिकल है बच्चों वो इस तरीके से घूम रहा है सर्कल में, ट्रेजेक्ट्री में। उसका सेंटर ये है 5 कॉमा 0, और ये रेडियस 5 है, तो रेडियस 5 होते हुए इस तरीके से वो सर्कल परफॉर्म कर रहा है, इस तरीके की ट्रेजेक्ट्री में घूम रहा है y और x। तो देखो पूरी सिचुएशन आप बता सकते हो, हर चीज बता सकते हो, क्या पूछ लेगा वो क्वेश्चन में, है ना। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप इन सभी तरीकों के क्वेश्चंस को आंसर बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें बोला है कि वेलोसिटी वेक्टर जो है वो 3i कैप प्लस 4 माइनस 10t जे कैप है। आपको बताना है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है इस पार्टिकल की, और y और x के बीच में क्या ग्राफ होगा, है ना, वो दोनों आपको बताना है। तो अगर हम इसका सॉल्व करें तो देखो, कभी भी आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना होता है तो आपको पोजीशन वेक्टर चाहिए होता है ना, उसके बिना काम नहीं चलता है। तो वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है आपको कितना, 3i कैप प्लस 4 माइनस 10t जे कैप। तो वेलोसिटी वेक्टर से पोजीशन वेक्टर निकालना आप जानते हो, dr बाई dt। तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 4 माइनस 10t जे कैप इंटू dt
तो आप यहाँ से इंटीग्रेशन करोगे तो 0 से r वेक्टर मिलेगा आपको, ये 0 से t, तो किसी भी टाइम पर आपको पोजीशन वेक्टर मिलेगा। तो पोजीशन वेक्टर r वेक्टर हो जाएगा आपका कितना बच्चों, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3t i कैप प्लस 4 इंटू डी टी, तो ये 4 इंटू टी हो जाएगा माइनस 10t²/2, तो ये 5t² हो जाएगा, है ना, जब आप सॉल्व करोगे तो, और ये इंटू जे कैप। अब आप ध्यान से देखो, जब आपको पोजीशन वेक्टर मिल गया है तो आप स्टैंडर्ड पोजीशन वेक्टर से इसको कंपेयर करो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, है ना, तभी तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी। तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 3t और वाई की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों 4t माइनस 5t², है ना। अब t एलिमिनेट करना है तो सबसे अच्छा तरीका एलिमिनेट करने का, x की t की वैल्यू x के फॉर्म में निकाल लो, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा x/3, यहाँ पे पुट कर दो तो y और x में रिलेशन मिल जाएगा जो आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, तो ये हो जाएगा 4x/3 बच्चों माइनस 5, अच्छा यहाँ पे t² है तो ये x²/3 का स्क्वायर 9, तो 5/9 x²। तो देखो यहाँ से आपको मिल गया y और x में रिलेशन। तो आप ध्यान से देख पा रहे होगे कि इनके बीच का जो ग्राफ बनना है इसी को हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, रिलेशन बिटवीन y एंड x। तो दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब ये निकाल लिया है तो इसके बाद हम इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे y और यहाँ पे x एक्सिस बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये पैराबोला बनना है, y है और x है, और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि x² का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, इसका मतलब ये क्राइंग फेस पैराबोला बनना है। तो क्राइंग फेस हमें पता चल गया, और जब लीनियर टर्म होता है तो वो 2 पॉइंट पे कट करता है, तो वो 2 पॉइंट में निकालने के लिए आपको y की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी। तो फिर x की 2 वैल्यू आएंगी बच्चों, अगर आप यहाँ से x कॉमन ले लो तो x की एक 0 वैल्यू आ गई, मतलब वो 2 पॉइंट जिससे पास होगा ये पैराबोला, वो बच्चों आपका कैसा होगा, वो एक 0 पॉइंट को कट करेगा, और जो दूसरा वाला पॉइंट है x का, तो आप यहाँ से x कॉमन लोगे तो 5/9 उधर जाएगा, है ना, तो ये 5x/9 इज इक्वल्स टू आएगा आपका कितना बच्चों, 4/3, है ना, x तो बाहर हो गया है, ये उधर जाएगा जब y 0 करोगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना, तो ये 3 और ये 3, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी दूसरी जो है, तो ये 3 इंटू 4 तो 12/5, 5 नीचे आ जाएगा तो 12/5 आ गया, मतलब एक पॉइंट ये आपका 12/5। तो ये क्राइंग फेस पैराबोला बना दो और ये ग्राफ यहाँ से पास होगा 2 पॉइंट्स, तो दिस इज द y वर्सेस x ग्राफ। तो इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जाते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, है ना।